ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि यदि हमें किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करना हो तो हमारे पास कुछ अलग अलग नोटेशंस है. So commonly we have three types of asymptotic notations. First, big O notations, which is represented by capital O. Big omega notations, which is representation by capital omega. And big theta notations. And the symbol of theta notation is theta. So today's lecture based on these three notations. सबसे पहले इनका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बिग ओ नोटेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, किस तरह से कोई एल्गोरिथम ग्रोथ करेगी, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से एक फंक्शन में रिप्रेजेंट होगा, और किस तरह एन और के की वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है किसी भी एल्गोरिथम के ग्रोथ को शो करने के लिए, वो हम लोग वन बाय वन देखना स्टार्ट करेंगे. इसमें भी थोड़ा एनालिटिकल व्यू रहेगा, तो आप आराम से इसको समझने का ट्राई करना. बीच में अगर डाउट है तो पूछना क्वेश्चंस की, जो भी आपके माइंड में डाउट आता है वो बीच में पूछ लेना, क्योंकि ये ओवरऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है जो इजीली कनेक्टेड हो एक दूसरे से स्टेटमेंट. इसमें थोड़ा आपको एनालिटिकल व्यू रखना पड़ेगा, एनालिसिस व्यू रखना पड़ेगा. बिग ओ नोटेशंस symbol is capital O. बिग ओ नोटेशन का अगर हम सबसे पहले एक्सप्रेशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन. There exists positive constant C and N such that order of zero is less than equal to function of n, f of n is less than equal to C dot
G of n. And this expression is true for all n greater than equal to 1, as well as the constant value c greater than 0. So this is the expression of big O notations. Order of g of n equal to f of n. There exist positive constants c and n such that f of n, the value of f of n lies between 0 and c dot g of n. And this expression is true for all n greater than equal to 1 and c greater than equal to 0. Now let's see the graph first of all. Then we will explain to you what is the statement and what the graph telling to us. सो इस ग्राफ में हमारे पास दो फंक्शन है. एक फंक्शन है, एक ग्राफ है. इसके अंदर दो लाइनें आपको शो हो रही होगी. एक है एफ ऑफ एन और एक है जी ऑफ एन की. ये है एफ ऑफ एन और जो दूसरा ग्राफ है सी डॉट जी ऑफ एन. सबसे पहले यहाँ पे ये समझना होता है कि ये जो एफ ऑफ एन और सी डॉट जी ऑफ एन है क्या. सो एफ ऑफ एन और सी डॉट जी ऑफ एन किसी एक एल्गोरिथम के दो अलग अलग फंक्शन है. ये फंक्शन टाइम फंक्शन कहलाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर रहे हैं. हम ये निकालना चाहते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम का स्टार्टिंग, जब वो एल्गोरिथम स्टार्ट हुई थी या उसका कोई इटरेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसका फंक्शन किस तरह से था और फिर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद उस एल्गोरिथम ने कितना ग्रोथ किया.
ग्रोथ वाला फंक्शन सी डॉट जी ऑफ एन है, और स्टार्टिंग का जो फंक्शन है टाइम फंक्शन वो है एल्गोरिथम का एफ ऑफ एन। सो एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन का आपस में रिलेशन क्या होता है? तो एफ ऑफ एन जी ऑफ एन का आपस में रिलेशन है एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। यहाँ पे हमें यह पता करना होता है कि इस जब k की वैल्यू होती है, जो k की वैल्यू है, उस k की वैल्यू के बाद एल्गोरिथम कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। सी डॉट जी ऑफ एन के यदि आप देखें तो k की वैल्यू के बाद सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एल्गोरिथम मैक्सिमम ग्रोथ में है। बिगो नोटेशंस को हम अपर बाउंड नोटेशन भी कहते हैं, अपर बाउंड का कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बिगो नोटेशंस का यूज़ हम किसी भी एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब किसी भी एल्गोरिथम में टोटल टाइम कितना लगा उसके एग्जीक्यूशन में। तो टोटल टाइम हम लोग यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो टाइम भी मैक्सिमम टाइम होगा कि किसी एल्गोरिथम को सॉल्व होने में, उसके हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में सीपीयू की कितनी क्लॉक पल्स यूज हुई है। तो मैक्सिमम जो टाइम इसको लगा होगा वो कहलाएगा अपर बाउंड। इसलिए बिगो नोटेशंस को हम अपर बाउंड भी कहते हैं। तो अपर बाउंड का जो रिलेशन है वो जी ऑफ एन शो करता है, और एक टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन यहाँ पर शो करता है। तो दो फंक्शन हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें ये दो फंक्शन पता होने चाहिए, एफ ऑफ एन किसे रिप्रेजेंट करता है और जी ऑफ एन किसे रिप्रेजेंट करता है। तो एफ ऑफ एन किसी भी एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन है, जो उसका स्टार्टिंग टाइम बताता है कि एल्गोरिथम की ग्रोथ या एल्गोरिथम किस टाइमिंग पर स्टार्ट हुई थी। और जो जी ऑफ एन बताता है कि इस एल्गोरिथम का जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रहा है और ये टाइम किस तरह से ले रहा है। अब क्योंकि एफ ऑफ एन जी ऑफ एन के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो जी ऑफ एन का ग्राफ हमेशा एफ ऑफ एन से बड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए जी ऑफ एन की वैल्यू से। दैट मीन्स एल्गोरिथम का स्टार्टिंग टाइम हमेशा छोटा होगा, और एल्गोरिथम का जो एंडिंग टाइम होगा जब वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर चुकी हो, वो वाला टाइम हमेशा एफ ऑफ एन से बड़ा होना चाहिए। और इसी बात को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। यहाँ पर हमें दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि सी की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपस में रिलेटेड है, और साथ ही साथ हमें k की वैल्यू निकालनी होती है कि k की वो कौन सी वैल्यू है जिसके बाद f ऑफ n और g ऑफ n में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। क्योंकि यदि आप c डॉट जी ऑफ n का फंक्शन देखें तो स्टार्टिंग में ये फंक्शन, यहाँ पर यदि आप देखें तो ये फंक्शन पहले f ऑफ n के ऊपर था, यहाँ पर f ऑफ n नीचे था, बट यहाँ पर f ऑफ n ऊपर हुआ है और g ऑफ n नीचे हो गया है। तो k की वैल्यू के पहले यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, f ऑफ n और g ऑफ n ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनकी वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि k की कुछ वैल्यू के लिए यदि हम यहाँ पे n देखा जाए, n वैसे यहाँ पर एक इनपुट साइज होता है, क्योंकि एक एल्गोरिथम की हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एल्गोरिथम में मिनिमम इनपुट तो होने चाहिए। तो k की वैल्यू अगर लेस इनपुट है, यहाँ पर हम यहाँ रिप्रेजेंट ये करना चाहते हैं कि n की स्मॉल वैल्यू के लिए k की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि f ऑफ n और g ऑफ n आपस में फ्लक्चुएट हो। बट अगर n वैल्यू मतलब एल्गोरिथम में जो इनपुट देने वाले हैं, अगर वो इनपुट वैल्यू बड़ी है, n की वैल्यू बड़ी है, तो k वैल्यू अपना एक पैरामीटर फिक्स कर लेती है कि पर्टिकुलर k की वैल्यू के लिए ये ग्राफ जो g ऑफ n का ग्राफ है वो हमेशा f ऑफ n से बड़ा ही जाएगा, मतलब एल्गोरिथम ग्रोथ करेगी। तब हमें इसको अलग अलग फंक्शन के थ्रू या अलग अलग टाइम फंक्शन हमें गिवन होगा,
उसमें हमें रिप्रेजेंट करना होता है सी और एन की वैल्यू, हमें सी और के की वैल्यू हमें निकालनी होती है कि के की किस वैल्यू के लिए ये एल्गोरिथम के स्टेटमेंट फुलफिल होते हैं। तो बिग ओ नोटेशंस gives an upper bound for a function within a constant factor we write f of n equal to order of g of n if there are positive constant n and c such that to the right of number the value of f of n always lies on or below c dot g of n. फॉर एग्जाम्पल, अब इस एक्सप्रेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिग ओ नोटेशंस, यदि हमें कोई फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू गिवन है, वो एक टाइम फंक्शन गिवन होगा, वो टाइम फंक्शन किस तरह से ग्रोथ करेगा और के की वैल्यू एन की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n plus 5 and g of n n. So we have given two time function for a single algorithm, f of n equal to 2n plus 5 and g of n equal to n. Again I am recalling, f of n is a time function of a particular algorithm which taking 2n plus 5 time for complete execution, and g of time represent the growth of that particular algorithms and which having time
स्मॉल एन। आगे के टॉपिक में आपको ये भी क्लियर होगा कि 2n+5 ये जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह से निकलती है। जो नॉर्मली आप फॉर लूप लिखते हो, फॉर एग्जांपल फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, इस तरह से जब आप कोई भी लूप लिखते हो और इसके अंदर का जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हो, तो यहीं से हमारे ये फंक्शंस जनरेट होने स्टार्ट होते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम में अगर कोई इटरेशन आ जाती है या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आती है या कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आता है तो वो कितना यूनिट ऑफ टाइम लेता है। क्योंकि हर एक प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो इटरेशन होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। बिना कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव के, फॉर लूप के, वाइल लूप के, ये जितनी भी इटरेटिव फंक्शनलिटी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, बिना उसके कभी प्रोग्राम तैयार नहीं होता है। तो इन्हीं फंक्शंस, इन्हीं रूटीन से हम लोग ये फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। आगे के टॉपिक में आपको क्लियर होगा कि किसी भी एल्गोरिथम के टाइम फंक्शन को जनरेट कैसे किया जाता है, राइट। फिलहाल आपको ये समझना है कि इन फंक्शन से हम किसी भी एल्गोरिथम का ग्रोथ कैसे देख सकते हैं। एन की किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन बिगो नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जी ऑफ एन की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके कारण ये एक्सप्रेशन बिगो नोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। So f of n equal to 2n plus 5 and g of n equal to n. First of all, we will write the statement of big O notations. Statement of big O notation. बिग O नोटेशन का स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि f of n की जो वैल्यू है that always be less than equal to c dot g of n. f of n की वैल्यू हमेशा c dot g of n से छोटी होनी चाहिए. That is the statement of big O notations. We have to simply put the values. F of n equal to 2n plus 5 है, so we put the value 2n plus 5, which is the value of f of n less than equal to c dot g of n. Here c is constant and n is also a constant, and both constant must have the positive integer number. So c dot g of n, the value of g of n we have given, so we just put the value of g of n here, that is n. Now the first question arises in mind, what would be the value of c? Okay, so first we will find value of c, that is a kind of constant. तो c जो एक तरह का कांस्टेंट है इस एल्गोरिथम में, उसकी वैल्यू हमें कैसे पता करना है? Since big O notation is also called upper bound algorithm, which takes maximum time for complete its execution,
तो किसी भी एल्गोरिथम को लगने वाला मैक्सिमम टाइम उसका अपर बाउंड कहलाता है, और बिग नोटेशंस अपर बाउंड को ही कैलकुलेट करता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बिग अपर बाउंड एल्गोरिथम. सो अपर बाउंड की जो वैल्यू है एफ ऑफ एन का जो 2 ऑफ एन है, आपको एफ ऑफ एन का फंक्शन देखना है. एक एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन में गिवन होगा, उसमें एन का जो कांस्टेंट होगा, एन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज 2, उससे +1 आपको इस एल्गोरिथम का अपर बाउंड लेना है. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एल्गोरिथम में जो भी एफ ऑफ एन का फंक्शन गिवन होगा उसमें आपको एन कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है, उसका कांस्टेंट देखना है. उस कांस्टेंट की जो भी वैल्यू होगी उससे +1 करना है, और इसके लिए आपको एक अपर बाउंड की वैल्यू सजेस्ट करना है. सो बिगो नोटेशंस को हम अपर बाउंड भी कहते हैं. यहाँ से हमें अपर बाउंड की वैल्यू निकालनी है. तो फंक्शन एफ ऑफ एन में एन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ एन chosen as a upper bound value, and that value should be incremented by 1. क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एन कांस्टेंट की वैल्यू ले लेंगे तो इक्वल होने के चांसेस है. दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती. हमें हमेशा एफ ऑफ एन को लेस देन बनाना है और जी ऑफ एन को बड़ा बनाना है. तो जी ऑफ एन तभी बड़ा होगा जब हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो सी वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर हम बड़ी लेते हैं तभी जी ऑफ एन की वैल्यू बड़ी बनेगी. क्योंकि एफ ऑफ एन में जो 2n+5 की जो वैल्यू है ऑलरेडी एन का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो हमें 2 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी तभी ये जी ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे बड़ी बन पाएगी, जो ये बात को शो करेगा कि जी ऑफ एन ग्रोथ करती हुई एल्गोरिथम का फंक्शन है. राइट. अब हमें कितनी बड़ी लेनी है, अगला क्वेश्चन ये माइंड में आ सकता है कि सी की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं. तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो एफ ऑफ एन फंक्शन का एन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उससे क्लोजेस्ट ही लेना है. मतलब कांस्टेंट अगर 2 है तो +1 उससे बड़ा लेना है 3. वैसे 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, और आप इससे कई बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, बट हमें क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड लेना पड़ता है, क्लोजेस्ट अपर बाउंड लेना पड़ता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोजेस्ट अपर बाउंड लेना है. सो एन कांस्टेंट की वैल्यू का +1 करते हो तो आप क्लोजेस्ट अपर बाउंड पर पहुंचते हो. सो सी की वैल्यू यहाँ पर तैयार होगी इक्वल टू, यहाँ पर होगा 3. तो इस तरह से कैलकुलेशन में हम यहाँ पर फिर से एक वैल्यू रखते हैं. और यहाँ पर मैं C की वैल्यू रख देता हूँ 3. So 2n+5 less than equal to 3n. So C हमने फाइंड कर चुके हैं. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होती है. So for n equal to 1, let's find out the values. 2 into 1 plus 5 less than equal to 3 into 1. The answer is 7 is less than equal to 3.
11 is not less than equal to 3, condition false. Next, for n equal to 2, let's find it the values of 2n plus 5 less than equal to 3n. So 2 into 2 plus 5 less than equal to 3 into 2. 2 to the 4 plus 5 9 less than equal to 6. Again 9 is not less than equal to 6, so it becomes false again. So it is not representing the bigger notations for n equal to 2 also. So let's move on. For n equal to 3, n equal to 3, put the values 6 plus 5 11. So 9 replaced by 11 less than 9. 11 is less than equal to 9, again condition false. So for n equal to 3, it is not belonging to the bigger notations. एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 3 के लिए भी बिगो नोटेशंस को बिलोंग नहीं करता है. लेट्स मूव अगेन, लेट्स मूव अहेड. n इक्वल टू n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 हमें वैल्यू पुट करनी है n की जगह 4 और फिर कैलकुलेट करना है. 13 लेस देन इक्वल टू 12. अगेन इट बिकम फॉल्स. मीन्स टाइम फंक्शन का जो एल्गोरिथम का जो टाइम फंक्शन है वो n इक्वल टू 4 के लिए भी बिगो नोटेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब वो अपर बाउंड फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट n इक्वल टू 5. लेट्स फाइंड आउट n इक्वल टू 5 अगर रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है. n इक्वल टू 5 15 is less than equal to 15. Yes, it becomes true. Now we got the values of n and c. That is the objective of this algorithm. हमें c और n दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी थी कि किस c की वैल्यू और n की वैल्यू के लिए ये जो हमारा फंक्शन था वो बिगो नोटेशंस को रिप्रेजेंट करता है. Therefore, f of n less than equal to c dot of n. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं f of n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g of n, order of g of n. We can write function also in that way.
ऊपर वाले फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हमें बिग ओ नोटेशंस को एक्सप्रेस करना होता है तब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू कैपिटल ओ जी ऑफ एन, जिसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ नोटेशंस जी ऑफ एन। और ये किस वैल्यू के लिए प्रूफ है? सो फॉर एन इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और जो n की वैल्यू होगी वही k की वैल्यू होगी। So for n greater than equal to 5, or we can say k greater than equal to 5 and equal to 3, for the values of n greater than equal to 5 or k greater than equal to 5 and c equal to 3, algorithm functions represent big O notation. Therefore 2n plus 5 equal to n. Therefore f of n equal to order of n, and that is 2n plus 5 equal to n. So इस तरह से बिगो नोटेशन हमारा फिनिश होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। बिगो नोटेशन गिव्स एन अपर बाउंड फॉर अ फंक्शन। बिगो नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम के लिए एक अपर बाउंड फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अपर बाउंड का मीनिंग यहाँ पर है कि वर्स्ट कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व होने में। तो वो मैक्सिमम टाइम हमें कैलकुलेट करके देता है बिगो नोटेशंस। ये नोटेशंस बहुत स्पेशल नोटेशंस होती है जो किसी भी एल्गोरिथम के टाइम फंक्शन को एक्सप्रेस करती है। उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरह वो शो करती है, और उसका एक स्टेटमेंट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। बिगो नोटेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। यहाँ पे c और n की वैल्यू को इस तरह से चूज किया जाता है ताकि ये फंक्शन बिगो नोटेशंस को बिलोंग कर पाए। यहाँ पे c होता है अपर बाउंड, और जो अपर बाउंड है उसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालना होता है फंक्शन एफ ऑफ एन से, क्योंकि इस फंक्शन में हमें n की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। अगर हम m n और c की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि c की किस वैल्यू के लिए और n की किस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट प्रूफ है या सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अभी ये जस्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अभी हमें पता नहीं कि n इक्वल टू क्या रखें ताकि एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में सेटिस्फाई कब होते हैं, इसलिए यहाँ पे दो कांस्टेंट की वैल्यू ली जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें फंक्शन एफ ऑफ एन की वैल्यू गिवन होती है वो हमें यहाँ पे रखना होता है, और जी ऑफ एन की वैल्यू गिवन होती है वो हमें यहाँ रखना होता है। फिर हम सी की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा फंक्शन एफ ऑफ एन को देखते हैं। एफ ऑफ एन में ये तो कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, और जो एन है उसकी कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है तो वो है 2। अब क्योंकि हमें अपर बाउंड लेना है तो जो
कांस्टेंट n की वैल्यू होगी उससे वैल्यू हो, सपोज 4 होती तो यहाँ पे 5 आ जाए, c की वैल्यू 5 होती, यहाँ सपोज 5 होता तो यहाँ पे 6 होता। तो क्योंकि हमें क्लोजेस्ट अपर बाउंड लेना होता है इसलिए हम n की वैल्यू को कंसीडर करते हैं और फिर n की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, और जो इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट बिकम द अपर बाउंड वैल्यू। सो c इक्वल टू 3, और फिर हम f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n जो बिगो नोटेशन का फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है उसमें हम वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। 2n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3n, और n की वैल्यू को हम यहाँ पे फुलफिल करना शुरू करते हैं कि n की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन बिगो नोटेशंस को बिलोंग करती है। तो n इक्वल टू 1 रख के देखा तो ये नोटेशंस फॉल्स निकली, दैट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए ये जो फंक्शन है ये बिगो नोटेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। सिमिलरली n इक्वल टू 2 की वैल्यू रखते हैं, n इक्वल टू 2 रखने पर हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया था वो फॉल्स है, दैट मीन्स अगेन n इक्वल टू 2 पर ये एल्गोरिथम बिगो नोटेशंस को बिलोंग नहीं करती। मतलब इससे भी बड़ा टाइम हो सकता है जहां पर ये नोटेशंस बिगो नोटेशंस बन सकती है। अभी मतलब सपोज कोई एल्गोरिथम 5 सेकेंड पर अपना बिगो नोटेशंस एक्सप्रेस करती है तो n इक्वल टू 2 पर ये बिगो नोटेशंस एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो n इक्वल टू ये जो है इनपुट की वैल्यू है कि आप इनपुट की वैल्यू किस तरह से बढ़ाते हो जिससे कि किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व होने में मैक्सिमम टाइम लग सकता है। तो n बढ़ाने पर यहाँ पर हम इनपुट साइज बढ़ाते हैं एक्चुअली में। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ इनपुट, द लेंथ ऑफ इनपुट। तो n की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब होता है कि आपने एल्गोरिथम में जो इनपुट दिए थे वो इनपुट की वैल्यू बढ़ रही है। तो n की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है बिगो नोटेशंस के एक्सप्रेशन को। सो वही हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि n की क्या वैल्यू होनी चाहिए और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके कारण ये नोटेशंस अपर बाउंड नोटेशंस बन जाए। इसी तरह से हमने जब n इक्वल टू 3 रखा सो अगेन इक्वेशन फॉल्स हुई, इसका मतलब n इक्वल टू 3 अगर इनपुट साइज की वैल्यू 3 है तो भी ये एल्गोरिथम बिगो नोटेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। n इक्वल टू 4 रखते हैं तो भी ये फॉल्स निकलती है, इसका मतलब है कि ये एल्गोरिथम बिगो नोटेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। n इक्वल टू 5 पर हम देखते हैं कि ये इक्वल टू हो जाती है, इसका मतलब एक्सप्रेशन ट्रू है। और n इक्वल टू 5 ये उस इनपुट की साइज है जिस इनपुट की साइज पर जो एल्गोरिथम के टाइम फंक्शन गिवन थे वो बिगो नोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसे ही हम लोग ट्रू हमारे पास आ जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, वहीं पर हमें इनपुट साइज को रोक देना है एंड देन वी हैव टू जस्ट राइट द फंक्शन ऑफ बिगो नोटेशन f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n, और यहाँ से जब लेस देन इक्वल टू हटता है तो यहाँ पर आ जाता है ऑर्डर ऑफ g ऑफ n या बिग ओ g ऑफ n। यहाँ पर हम इसको ऑर्डर ऑफ भी बोल सकते हैं या बिग ओ नोटेशन भी बोल सकते हैं। So we can write this function also in that way, f of n equal to big O of g of n। और ये एक्सप्रेशन किस वैल्यू के लिए फुलफिल हुआ है? फॉर ऑल सच वैल्यूज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3। Here c and k and n are all constant। यहाँ पे c, n, k सभी कांस्टेंट वैल्यू है। और इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। आगे चल के हम इस g ऑफ n को भी सिंपल ऑर्डर ऑफ n बना देते हैं या बिगो नोटेशन ऑफ n, और फिर हम वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू निकल चुकी है। राइट, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस नोटेशन में अगर आपके डाउट हो तो मुझे 5 मिनट में डिस्कस करके बताइए, आपका कोई डाउट हो तो, क्योंकि एक लेक्चर में एक ही नोटेशंस कवर हो गया आई थिंक। डू यू हैव एनी डाउट?
अस्मिता? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। समझ आया क्या है एक्सप्रेशन? आसान है।